हाय एवरीवन, होप आप सब लोग वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि वर्ल्ड कप में जो कुछ हो रहा है अब तक वो समझ से बाहर है। लेकिन आप लोग बहुत समझदार हैं और आप लोग यकीनन मेरा थंबनेल देखकर ये बात समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बात करने जा रहा हूं। जी हां, मैं इस वीडियो में पाकिस्तान का जो नेक्स्ट कैप्टन आ सकता है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको ये सुनकर बहुत हैरत होगी कि मैं किसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो में आगे जाकर आपको डिटेल से उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। और वो कहानी है पाकिस्तान की क्रिकेट की कप्तानी की टग ऑफ वॉर की। आपने तो हमेशा कप्तानी के पीछे लोगों को भागते हुए देखा है ना, लेकिन यह कहानी आपको थोड़ी हैरत में डाल देगी कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा भी हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। दौर था 80s का, टू बी एग्जैक्ट 87। मौका था वर्ल्ड कप और सेमीफाइनल मैच था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थी। पाकिस्तान वॉज कंसिडर्ड एज फेवरेट्स इन दिस वर्ल्ड कप। क्यों? उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बना हुआ था। पाकिस्तान टीम इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज हरा के आई थी, इंग्लैंड को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हरा कर आई थी और 87 का जो वर्ल्ड कप है वो भी पाकिस्तान इंडिया में खेला जा रहा था। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस थे कि पाकिस्तान ब्रेक थ्रू कर जाएगा आराम से, वर्ल्ड कप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉप प्लेयर्स थे पाकिस्तान की टीम में, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने में। सेमीफाइनल शुरू हुआ जी और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैटिंग की, बट जो स्कोर उन्होंने बनाया आखिरी ओवर तक वो कोई इतना काबिले जिक्र स्कोर नहीं था पाकिस्तान के लिए। लेकिन आखिरी ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने उस मैच का नक्शा बदल दिया। और हुआ यूं कि मैच की आखिरी 3 बॉलों पे एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने एक पाकिस्तान के बॉलर को, फास्ट बॉलर को 3 लगातार छक्के मार दिए और इस इनिंग्स का ऑस्ट्रेलिया की इख्तिताम उन 3 छक्कों पे हुआ। उसके बाद सारा का सारा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास था। पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की। पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स, ओपनर्स जल्दी आउट हो गए और उसके बाद 2 टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान के आए क्रीज पे बैटिंग करने के लिए। उनमें से एक थे मियांदाद और एक थे इमरान खान। उन दोनों ने टीम को संभाला दिया और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बासानी ये स्कोर चेस कर जाएगा बगैर किसी परेशानी के। लेकिन वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, चेजिंग, प्रेशर वाला मैच, पाकिस्तान टीम क्रम्बल कर गई और हुआ ये कि पाकिस्तान टीम उन्हीं आखिरी 3 छक्कों से वो मैच हार गई जो स्टीव वॉ ने सलीम जाफर की बॉल पे मारे थे आखिरी ओवर में। और यहां से शुरू होता है स्टीव वॉ के कैरियर का उरूज और सलीम जाफर के कैरियर का जवाल। तो जी, कहने का मकसद यह था कि पाकिस्तान टीम वो मैच 18 रन से हार गई। पूरी कौम बहुत ज्यादा अफसुर्दा थी, बहुत ज्यादा उदास थी, सब बहुत सैड थे। लेकिन कौम के अंदर एक चीज नहीं थी और वो ये कि वो ना पाकिस्तान टीम को लानतान कर रहे थे, ना गालियां दे रहे थे, ना परेशान कर रहे थे। सोशल मीडिया उस वक्त था नहीं, लेकिन उस वक्त जो भी मीडियम थे उनमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत गलत बातें शाया नहीं हुई जर्नलिस्ट की तरफ से भी। क्यों? उसकी वजह यह थी कि सबको पता था कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है और ये एक वन ऑफ मैच था जिसमें पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर पाई उस तरह से, या शायद एक छोटे से पोर्शन में पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेल पाई और उसकी वजह से पूरा मैच चला गया पाकिस्तान के हाथों से। इस वजह से लोग अफसुर्दा थे, उदास बहुत थे। जाहिर सी बात है, आपकी टीम फेवरेट हो, फाइनल में पहुंचने वाली हो और फाइनल जीतने की उम्मीद हो आपको, और इस तरह सेमीफाइनल में एक अंडर पार टीम से आपकी टीम हार जाए तो आपको अफसोस बहुत होगा। लेकिन ना तो किसी ने किसी प्लेयर को निकालने का मुतालबा किया, ना कप्तान से कप्तानी छोड़ने का मुतालबा हुआ। लेकिन
सबकी उम्मीदों और सबकी तवक्कुआत के बरक्स एक ऐसी अनहोनी हुई जो कि इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट में शायद ना हुई हो, लेकिन उसके बाद तो कभी भी नहीं हुई, ये तो डन है। हुआ ये कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन इमरान खान ने रिजाइन कर दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मतलब पूरी कौम इतनी ज्यादा नाउमीद नहीं थी जितने वो खुद नाउमीद हो गए थे। और उन्होंने यहां पर आकर ये कहा, दिस इज इट, मेरा कैरियर ओवर है, अब मैं ना पाकिस्तान के लिए खेलूंगा ना पाकिस्तान की कप्तानी करूंगा। उनका ये अनाउंसमेंट आना था कि पूरी नेशन परेशान हो गई। बहुत रिक्वेस्ट हुई उनको डिफरेंट क्वार्टर से, जर्नलिस्ट से, डिफरेंट उनके जानने वालों से, फैमिली से, फ्रेंड से, लेकिन वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे। हत्ता कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा नेशन की उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक, और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज आप कप्तानी वापस ले लीजिए, क्योंकि आपके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट न चलेगी ना कोई देखेगा। तो जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो फिर इमरान खान राजी हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी से इस तरह बात करेगा तो उसको मानना ही पड़ता है। वो मान गए और वो वापस आ गए। और उसके बाद 87 से लेकर 92 तक आप सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने बड़े बड़े झंडे गाड़े, और ट्वाइलाइट, अपने कैरियर के ट्वाइलाइट पे इमरान खान ने आखिरकार 92 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जीत लिया, जिसके नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। नहीं, आई एम सॉरी, मतलब हम आज तक उसके मजे ले रहे हैं उस वर्ल्ड कप के। ठीक, जी, तो हुआ ये कि 92 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान जैसे तैसे रिटायर हो गए। कैसे हुए वो एक अलग कहानी है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। अब आ गए कप्तान मियांदाद। जावेद मियांदाद एक लंबे अरसे तक नायब कप्तान या वाइस कैप्टन रहे जावेद इमरान खान के, और उनके बाद नेचुरल चॉइस जावेद मियांदाद थे, वो कप्तान आ गए और पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक ट्रैक पे चल रही थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को हिला के रख दिया। हुआ ये कि उनके खिलाफ बगावत हो गई टीम में। टीम के लड़के जावेद मियांदाद की कप्तानी के अंडर खेलने को तैयार नहीं थे, और खास तौर पे ऐसे लोग जो कि टीम के बहुत अच्छे प्लेयर थे और बहुत बड़े परफॉर्मर थे और बहुत बड़े नाम थे। तो आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घुटने टेकने पड़े और जावेद मियांदाद को कप्तानी छोड़नी पड़ी, और कप्तान वही लोग बन गए मुझे ये कहना चाहिए जो इस बगावत में पेश थे, सबसे आगे थे। उनका नाम था वसीम अकरम। वसीम अकरम की कप्तानी भी ज्यादा अरसे नहीं चल सकी। वसीम अकरम के खिलाफ भी बगावत हुई और वसीम अकरम को भी कप्तानी से हटा दिया गया, और उसके बाद शुरू होता है पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दौर, ब्लैक डेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, 90s का दौर जिसे कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान के पास स्किल भी थी, प्लेयर भी थे, विनिंग कॉम्बिनेशन भी था, सब कुछ था। अगर कुछ चीजें नहीं थी तो वो थी सिंसियरिटी, प्रोफेशनलिज्म और लॉयल्टी विद द कंट्री। उस दौर में हमने क्या नहीं देखा पाकिस्तान क्रिकेट में होते हुए। उस दौर में हमने कप्तानी के लिए झगड़े होते हुए देखे, उस दौर में हमने गंदी सियासत होते हुए देखी, हत्ता के उस दौर में कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जिन्होंने चंद टकों की खातिर मुल्क को बेच दिया। वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे, और उन्हीं 90s के प्लेयर्स में से कुछ चंद थोड़े से प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने एक विसल ब्लोअर का किरदार अदा किया और यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है। खैर, उनका जिक्र, राशिद लतीफ की मैं बात कर रहा हूं, और उनका जिक्र मैं पिछली वीडियो में थोड़ा तफसील से कर चुका हूं, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो जाकर देखें। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, पाकिस्तान टीम एक क्योस का शिकार रही। आए दिन पाकिस्तान टीम के कप्तान बदलते रहे, आए दिन प्लेयर्स ड्रॉप होते रहे, नए प्लेयर्स आते रहे। पाकिस्तान टीम कुछ ना कर पाई 90s के दौर में। उस जो पोटेंशियल पाकिस्तान की टीम का था, उसके हिसाब से जो पाकिस्तान को अचीव करना चाहिए था, पाकिस्तान टीम वो अचीव कभी भी नहीं कर पाई।
तो आखिरकार 2003 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई और उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी। इंजमाम ने कप्तानी काफी लंबे अरसे तक की पाकिस्तान की। इंजमाम के बाद फिर कप्तानी की एक जंग शुरू हुई और उसके बाद जो है फिर वो मैच फिक्सिंग का जो है जो शोला है वो भड़का और फिर उसके बाद मिसबाउल हक ने कप्तानी संभाली, क्योंकि उस वक्त टीम से बाहर थे लेकिन उनको टीम में लाया गया, कप्तान बनाया गया और उन्होंने एक लंबे अरसे तक कप्तानी की। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको वहां लेकर जाना चाह रहा हूं जहां से ये कप्तानी का चक्कर पाकिस्तान में शुरू होता है। जो पाकिस्तान में जो साइकी है कैप्टनसी को लेकर, वो क्या है, वो क्यों है और वो किस लिए वजूद में आई। मैं ये बातें सारी बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा हूं और आगे जाकर मैं बताऊंगा कि किस तरह डायरेक्टली रिलेट करता है पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री से जो आज का सिनेरियो है वो। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद जो है मिसबाउल हक गए तो सरफराज अहमद आए। सरफराज अहमद के दौर में पाकिस्तान की टीम ने कुछ स्टेबिलिटी भी देखी, कुछ यूनिटी भी देखी, कुछ चार्म और कुछ एक वो कहते हैं ना एक स्पार्क नजर आया टीम के अंदर और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते 2017 में और इंडिया को फाइनल में हराकर जीते। लेकिन सरफराज की कप्तानी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ले ली गई। पाकिस्तान 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम हो गया और उसकी वजह से सरफराज को अपनी कप्तानी से हाथ धोने पड़े। खैर, इसमें सरफराज की अपनी भी बहुत गलतियां थी और उस पर हम कभी और कोई वीडियो में बनाऊंगा तो उस पर हम बात करेंगे। इट वॉज नॉट टोटली अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सरफराज बट सरफराज हैड ए स्टेक इन इट एज वेल। उसकी अपनी भी कंट्रीब्यूशन थी अपनी कप्तानी को जो है कि ऐसी की तैसी करवाने में, तो उस पर हम बात करेंगे डिटेल से। लेकिन जब सरफराज को कप्तानी से हटाया गया तो आपके पास नेचुरल चॉइस एक ही बनती थी, क्योंकि उस वक्त उस बैट्समैन से अच्छा परफॉर्मर और कंसिस्टेंट परफॉर्मर पाकिस्तान टीम में कोई भी नहीं था। आपके पास चॉइस बनती थी बाबर आजम। टीम का कप्तान बना तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस काफी स्टेडी रही। बहुत सारे लोगों को कुछ शकूक शुबहात थे बाबर आजम के कप्तान बनने पे, क्योंकि लोग इतना अच्छा बैट्समैन खोना नहीं चाहते थे। और होता है अक्सर कि जब कोई बैट्समैन कप्तानी ले लेता है जो कि अकेला परफॉर्मर भी होता है, वो बहुत स्टैंड आउट परफॉर्मेंस होती है उसकी, तो कप्तानी के प्रेशर की वजह से ये खदशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर जो है जिस तरह परफॉर्म करते थे, जिस तरह खेलते थे, उस तरह खेलते गए। उनकी अपनी कप्तानी में भी उनकी परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं आई, लेकिन बात आई जरूर दूसरी चीजों पे, और वो चीजें थी उनका स्ट्राइक रेट वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, और दूसरा उनकी फील्ड सेटिंग और बॉलिंग में गलतियां। ये चीजें एक्सपोज शुरू से होना शुरू हो गई। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट को उस वक्त एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी, एक यूनिट की जरूरत थी, एक डिसिप्लिन की जरूरत थी। तो उनके अगेंस्ट बहुत जल्दी कोई डिसीजन लिया नहीं गया। लेकिन यह बात सामने आ गई थी कि बाबर आजम इंटरनेशनल लेवल पे कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। उनके अंदर वो फाइटिंग और वो कहते हैं ना ग्रिट और वो जो फ्लैम्बॉयंस होती है वो उसकी कमी है। एज अ बैट्समैन ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन एज अ कैप्टन उनके अंदर स्किल्स की कुछ कमियां थी जो चीदा जो बड़े दिग्गज किस्म के क्रिकेटर्स थे, एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने उसको नोट कर लिया और उसकी निशानदेही करनी शुरू कर दी। उसके अगेंस्ट ये हुआ कि बाबर अपनी कप्तानी को प्रोलॉन्ग करने के लिए गालिबन या डेफिनेटली अगर किसी को कोई एक ओहदा मिल जाता है तो वो नहीं चाहता कि वो उस ओहदे से हटे। ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है, कोई बंदा अपनी डिमोशन नहीं चाहता। बाबर ने भी उसका एक तरीका निकाला कि वो परफॉर्म करते गए बल्ले से, ये सोचे बगैर कि पाकिस्तान जीत रहा है या पाकिस्तान हार रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि बाबर की कप्तानी के अंदर देखा गया, वो ये देखा गया कि कोई प्रोग्रेशन नहीं हुई क्रिकेट में।
जो मॉडर्न क्रिकेट की जो नीड्स हैं उनके हिसाब से बाबर आजम को खुद भी इवॉल्व होना चाहिए था और दूसरे प्लेयर्स भी ऐसे आने चाहिए थे टीम में जो उस डिमांड को मीट कर सके। लेकिन ना तो बाबर आजम ने इवॉल्व होने की कोशिश की और ना ही ऐसे दूसरे प्लेयर्स बहुत ज्यादा टीम में नजर आए जो वाकई इतनी तेज क्रिकेट खेल सकते थे, व्हाइट बॉल क्रिकेट जिसकी डिमांड दुनिया कर रही थी। क्रिकेट एक डगर पे चलती गई और बाबर आजम उसी डगर पे चलते हुए आगे बढ़ते गए। उसके बाद आया T20 वर्ल्ड कप 2021 का। उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान ने इंडिया को एक बहुत शानदार तरीके से मैच हराया, लेकिन सेमीफाइनल में जाकर पाकिस्तान कुछ वही अपनी कुछ कप्तानी की गलतियों की वजह से और कुछ फील्डिंग की गलतियों की वजह से, मिस कैचेस की वजह से वो मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से और उसके बाद हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उसके बाद आया T20 का वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान टीम जब वो वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी तो ये जो विस्पर्स हैं ये बड़ी स्ट्रांग हो गई थी कि यार बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए, T20 क्रिकेट का कप्तान बाबर को नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी बातें बड़ी सही भी थी, लेकिन वो स्टेज और वो मौका ऐसा नहीं था कि आप एक सेट प्लेयर को और एक सेट कैप्टन को टीम कैप्टनसी से हटाकर एक केओस क्रिएट कर दो। तो ये एक बड़ा सोच विचार के बाद ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, चले बाबर से ही कप्तानी करवाते हैं और बाबर ही कप्तानी करेगा। 2022 में बाबर की अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ पूरी टीम की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। आप सब जानते हैं कि हमने उस टूर्नामेंट का फाइनल खेला और हम फाइनल इंग्लैंड से हारे, लेकिन हम किस तरह फाइनल में पहुंचे ये आप सब जानते हैं और मैं इस पे मजीद बात नहीं करना चाहता क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जो क्रक्स था वो ये था कि बाबर आजम व्हाइट बॉल क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस अंडर पार है और मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड हाई स्ट्राइक रेट से खेलना है, जो कि ना बाबर खेलते हैं ना रिजवान खेलते हैं और वही दोनों ओपनर थे। और टू अ ग्रेट एक्सटेंट इस वजह से टीम ने सफर भी किया। देखें, हर जगह की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। आप हो सकता है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से या पार स्ट्राइक रेट से एशियन कंडीशन या सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में खेल सकते हो, लेकिन बाहर जाकर आप एक्सपोज हो गए। ऑस्ट्रेलिया में आपकी टेक्निक बुरी तरह एक्सपोज हो गई। उसके बाद आखिरकार 2023 का आया वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। मैं सिर्फ जो चंद एक वजूहात जो मीडिया में भी डिस्कस हो रही हैं मैं उन पे रोशनी डालना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है अपने ओपिनियन में कि पाकिस्तान टीम को एक जगह पे फोकस रखा गया और वो जगह थी यूनिटी और स्टेबिलिटी। पाकिस्तान टीम को यूनिटी और स्टेबिलिटी के नाम पे जो धोखा दिया गया ना वो बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि हुआ क्या, कभी कभी होता ही है कि आप यूनिटी और स्टेबिलिटी होती तो बड़ी पॉजिटिव चीज है, लेकिन बहुत काउंटर प्रोडक्टिव भी होती है। उसमें होता ही है कि दोस्तियां यारियां बन जाती हैं, कोई प्लेयर टीम से बाहर नहीं होने दिया जाता, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे। नए प्लेयर को टीम में सेटल नहीं होने दिया जाता, एक पूरा ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा होता है। और ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ, किस हद तक हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो हालात रहे टीम के उनसे ऐसा लगता जरूर है कि ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुई। यूनिटी और स्टेबिलिटी के नाम पर काउंटर प्रोडक्टिव रही पाकिस्तान की टीम और उससे पाकिस्तान टीम ने नुकसान उठाया, आज तक उठा रही है। और अभी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आ गया है कि पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ कोई नहीं है। आज ही सवालात उठने शुरू हो गए कि किसी तरह अबरार को आप वापस ले आओ। मेरा सवाल यह है कि जब अबरार ने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया था, फ्लैट विकेटों पे विकेटें ली थी, तो क्या आपको उसी वक्त उसे व्हाइट बॉल क्रिकेट में ग्रूम नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसी कोशिश ही नहीं की। आपने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, वनडे सीरीज में उसको टीम में रखा, लेकिन उसको एक मैच भी नहीं खेलने दिया। कल को आपको उसकी जरूरत पड़नी थी। आमिर जमाल को आपने मैचेस खिलाया और उसने परफॉर्म भी किया। आज आमिर जमाल का कुछ नहीं पता आपको। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं और जिससे यह बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हां, टीम के अंदर एक स्ट्रांग ग्रुप था
जो कि सिर्फ अपनी पसंद के प्लेयर्स को ही टीम के अंदर देखना चाहता था, और जो उनके ग्रुप के अगेंस्ट थे प्लेयर या उनकी लाइकिंग में नहीं थे, वो उनको टीम में नहीं देखना चाहते थे। और इसका नुकसान आज ये हुआ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गई है, क्योंकि हमारे पास बैकअप नहीं है और जो करंट प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म एक्सपोज हो गई है, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। एक होती है आउट ऑफ फॉर्म होना, एक होता है, और एक होता है फॉर्म का एक्सपोज होना। हमारे केस में फॉर्म्स एंड स्किल्स जो है ना वो एक्सपोज हुई हैं, कोई भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुआ। अगर आप इंग्लैंड की बात करें ना, तो इंग्लैंड की टीम्स के प्लेयर जो है ना वो सारे के सारे आउट ऑफ फॉर्म हुए, उनकी फॉर्म एग्जिट कर गई है। लेकिन अगर ये वर्ल्ड कप दोबारा शुरू हो ना, यकीन करें बड़े बड़े जो दिग्गज और जो माहिर है ना क्रिकेट के, वो इंग्लैंड को दोबारा फेवरेट रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान को दोबारा फेवरेट रखने को कोई एक भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि स्किल्स में बहुत फर्क है दोनों टीमों की। दो 2019 से लेकर 2023 तक मैं ऐसे कई मैचेस आपको गिनवा सकता हूं जब कप्तानी करते हुए बाबर कई मौकों पे क्लूलेस दिखाई दिए, और इसकी रीसेंट एग्जाम्पल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का खेले जाने वाला आखिरी मैच वर्ल्ड कप का, जो अभी 2 दिन पहले हुआ है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से बुरी तरह हारा है। उसमें बाबर की कप्तानी वॉज ऑल ओवर द प्लेस। तो अब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आगे पाकिस्तान क्या करता है और क्या होने जा रहा है, चाहे पाकिस्तान अगले चारों मैच जीत के सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी कर ले, फिर भी मेरे ख्याल में दिस इज द राइट टाइम कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास बाबर के अलावा क्या क्या चॉइसेस हैं, और हम वो डिस्कस कर लेते हैं यहां पर कि क्या क्या चॉइसेस हैं आपके पास। आपने शादाब खान को व्हाइट बॉल में वाइस कप्तान बनाया हुआ था और रिजवान को टेस्ट में वाइस कप्तान बनाया हुआ था। रिजवान की टेस्ट में जगह नहीं बनती और शादाब का सबको पता है उसकी व्हाइट बॉल में जगह नहीं बनती, तो इन दोनों को तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन कर दें। और रिजवान को तो मैं थोड़ा बहुत फिर भी रिगार्ड करता हूं, क्योंकि उसके पास कम से कम परफॉर्मेंस तो है ना, वो परफॉर्म तो करता आ रहा है, टेस्ट के अलावा वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्म करता आ रहा है। हाँ ठीक है, T20 में आई एम नॉट वेरी मच फॉर रिजवान कि वो ओपन करे, या तो वो किसी बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर के साथ ओपन करे, लेकिन बाबर आजम और रिजवान को ओपन करना नहीं बनता। लेकिन फिर भी वो चॉइस व्हाइट बॉल के अंदर कोई इतनी बुरी चॉइस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि कप्तान का एक ऑरा होना चाहिए, एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक फ्लैम्बॉयंस होनी चाहिए कैप्टन के अंदर, और मुझे वो चीजें जो है ना रिजवान की पर्सनैलिटी में से मिसिंग नजर आती हैं। तो इसलिए मेरी चॉइस रिजवान भी नहीं बनता। अब आ जाते हैं तीसरी चॉइस की तरफ, जो बड़ी स्ट्रांग चॉइस है और जिसका बड़ा जिक्र किया जा रहा है और बड़ा नाम लिया जा रहा है, और वो हैं, और उनके खिलाफ मेरे ख्याल में एक लॉबी भी उनके साथ है जो उनको कप्तान बनाने के हक में है और बड़ा काम कर रही है, और वो है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउटफुल नहीं है, सिवाय रीसेंट कुछ मैचेस के बहुत ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म रहे। प्रॉब्लम परफॉर्मेंस का नहीं है, प्रॉब्लम स्किल का होता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप अपनी स्किल को पॉलिश ना करो, ग्रूम ना करो, तो आप एक्सपोज हो जाते हो एक वक्त के बाद। कब तक आपको, जब तक नई बॉल से स्विंग मिलता रहेगा आप तभी विकेट लोगे। एक वक्त आएगा कि जब आपको स्विंग मिलना बंद हो जाएगा, आप कभी इंजर्ड होते हो, कभी आपकी बॉडी रिदम में नहीं होती, कभी आपकी कलाई वैसे लग नहीं रही होती जैसे वो लगती है स्विंग के वक्त, तो आपको स्विंग नहीं मिलता, तो आपके पास कोई प्लान बी ही नहीं है, कोई नजर ही नहीं आता प्लान बी उनकी बॉलिंग के अंदर। सेकेंडली, आप एक वक्त तक एक ही तरह से विकेटें लेते हो ना, तो बैट्समैन भी आपके खिलाफ जो है एक प्लान करके आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सब ने उनको चेकआउट अप कर लिया है। अब कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं रह गई उनकी बॉलिंग में कि बैट्समैन जो हैं वो बॉग डाउन होंगे ज्यादा अरसे। प्लस सबसे बड़ा मसला उनकी हॉट हेडेडनेस है। आपने देखा कि रिसेंट टाइम्स में उनकी बाबर आजम से झगड़े की भी कई खबरें आई, इमाम से झगड़े की कई खबरें आई, और ये उनका प्रॉब्लम हमने PSL में भी देखा। पिछले कोई 2-3 साल से कंसिस्टेंटली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनकी जो उनका टेम्परामेंट है उसको लेकर बन रही है। और क्या ऐसे में शाहीन शाह अफरीदी को नो डाउट
कि उन्होंने पीएसएल में कप्तानी बहुत अच्छी की है और अपनी टीम को 2 दफा चैंपियन बनवाया है, तो एक दफा फाइनल में तो सोहेल अख्तर भी ले आया था, तो क्या सोहेल अख्तर को कप्तान बना दें? यार अजीब सी बात है। तो भाई आप ये इंटरनेशनल की कप्तानी जो है ना, बड़ा डिफरेंट मैटर है। इंटरनेशनल खेलना भी बड़ा डिफरेंट होता है, कप्तानी भी बहुत डिफरेंट, एक अलग एक बॉल गेम है, ठीक है। तो मेरी चॉइस शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं बनता, ठीक है। अब आपके पास चॉइस बचती है, फिर रिपोर्ट्स में आया कि शान मसूद से भी कोई चीफ सिलेक्टर की मुलाकातें हुई हैं और बड़ा कोई तस्करा होता रहा उसका कि शायद, देखिए शान मसूद को कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाना चाहता था, उसके पीछे वजह क्या थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहले भी उसको वाइस कैप्टन व्हाइट बॉल में इसीलिए वनडे में बनाया गया था कि वो कप्तानी कर सके, लेकिन उसको टीम में एडजस्ट ही नहीं होने दिया गया। मैंने वो बात की थी ना अभी पहले वीडियो में कि यूनिटी और स्टेबिलिटी का चक्कर था। हालांकि शान मसूद परफॉर्म तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ये ग्रिट शो किया, ये करेक्ट शो की कि वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडेज हो। वो बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए आउट हुए, आउट हो गए, परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो चीज नहीं चली। वो कहते हैं ना कि एक शॉट लग जाता है तो छक्का, और नहीं लगता तो आप आउट हो जाते हो। तो एग्रेसिव क्रिकेट में तो यही होता है, लेकिन कम से कम उस बंदे ने अपनी इंटेंट शो की थी। बहरहाल उनको अभी सेटल नहीं होने दिया गया, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं है कि अभी रिसेंट उनकी डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन उनका नहीं पता कि वो पाकिस्तान टीम में या इंटरनेशनल लेवल पे अभी दोबारा आकर किस तरह परफॉर्म करने वाले हैं, क्या है। तो यार मुझे बहुत इफ्स और बट्स हैं उनको लेकर, अगर कप्तानी की बात होती है तो आई एम नॉट श्योर। अब आखिरी मौका आता है सरफराज अहमद के पास। हाँ जी, सरफराज अहमद आई थिंक कि लेटली उन्होंने परफॉर्म भी बल्ले से बहुत किया है। वर्ल्ड कप में जब टीम जा रही थी तो उससे पहले भी उनका बड़ा नाम लिया गया था कि सरफराज अहमद को टीम में होना चाहिए जी, सरफराज अहमद को टीम में बनता है सरफराज अहमद। लेकिन अब हम ये नहीं देख रहे कि एक तो मसला सरफराज के साथ ये है कि उनकी एज थोड़ी हो गई है, अब 37 के मेरे ख्याल में वो हो गए हैं, और परफॉर्म तो बेशक वो अभी इस वक्त भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, और आज उन्होंने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल भी जीता। लेकिन एक फुल फ्लैश कैप्टनसी के लिए मुझे सरफराज अहमद पे डाउट्स हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सरफराज अहमद आगे कितनी क्रिकेट खेलने वाले हैं, या उनकी जो ये फॉर्म है ये कब तक चलेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो उनके बारे में जो है ना वो क्वेश्चनेबल हैं, तो मुझे उनका भी जो है ना थोड़ा सा डाउट है, और मैं उनकी तरफ भी नहीं जाऊंगा। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो मेरी थंबनेल में थे और मैंने सब कवर कर लिया, और एक बीच में जो था मैंने उसको कवर नहीं किया। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी गेस आप नहीं कर सके होंगे कि वो कौन प्लेयर था, लेकिन मैं अब उसका नाम लेने जा रहा हूं। आप लोगों को हैरत तो बहुत होगी, लेकिन साथ साथ मुझे यकीन है कि आप लोगों को उसका नाम सुन के खुशी भी बहुत होगी, और उस प्लेयर का नाम है नसीम शाह। जी हां, नसीम शाह वो प्लेयर है जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, जिसका ग्राउंड के अंदर दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है, चाहे वो बॉलिंग कर रहा हो, चाहे वो बैटिंग कर रहा हो, चाहे वो फील्डिंग कर रहा हो। फील्डिंग करते हुए बेचारा इंजर्ड हो गया था, अपनी पूरी जान मारता है, हर मामले में पूरी फाइट देता है टीम को, किसी तरह पाकिस्तान जीत जाए, और उसने कई मौकों पे ये चीज साबित की है। असल में पाकिस्तान बॉलिंग का जो हाल हुआ है ना वर्ल्ड कप में, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि नसीम शाह इस बॉलिंग अटैक में मौजूद नहीं है। होता क्या है कि जब आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है और वो टूटता है तो दूसरे बॉलों पे लाइक हारिस रऊफ और शाहीन पे भी बहुत असर पड़ता है। उसकी वजह यह है कि नसीम शाह इतने अच्छे बॉलर थे कि वो सारा प्रेशर तो वो क्रिएट करते थे, सारी स्विंग सीम और इकोनॉमिकल बॉलिंग तो वो करते थे, विकेटें ये ले जाते थे। उनके ना होने की वजह से इनकी लाइन और लेंथ और इनके ऊपर जो प्रेशर बना, ये उस प्रेशर को रिकवर नहीं कर पाए। तो यार बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं नसीम शाह के हक में, लेकिन एक दो फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि शायद नेगेटिव जाते हैं नसीम शाह के लिए, और वो फैक्टर है उनकी एज का और इनएक्सपीरियंस का। एज उनकी बहुत कम है, और दूसरी चीज ये कि उनकी फिटनेस लेवल का थोड़ा सा इशू है कि
वो बार बार अनफिट होते हैं। तो इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। देखें, एज तो इतना बड़ा फैक्टर है नहीं, क्योंकि आपको याद होगा ग्रैम स्मिथ को बहुत यंग एज में कप्तान बनाया गया था साउथ अफ्रीका का। एक बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने कप्तानी की और क्या शानदार फतूहात उन्होंने साउथ अफ्रीका को लेकर दी। ठीक है, तो एज इज जस्ट अ नंबर। अगर किसी के पास यहां पर वो मेच्योरिटी है ना, तो चाहे उसकी एज 16 साल हो या चाहे 36 साल हो, वो कप्तान बन सकता है और वो अहल है कप्तानी करने का। और मेरे ख्याल में नसीम शाह के पास यहां पर और यहां पर वो सब कुछ है जो उसको एक अच्छा कप्तान साबित कर सकता है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन उसकी मोडालिटी क्या होगी, अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नसीम शाह को आउटवर्डली फौरन ही कप्तान बना दें। आप चाहें तो मजीद 1 साल के लिए बाबर आजम को कंटिन्यू करके नसीम शाह को वाइस कैप्टन बना के ग्रूम कर सकते हैं। आप चाहें तो टेस्ट कैप्टनसी सरफराज अहमद को देकर नसीम शाह को वाइस कप्तान बनाकर ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि सरफराज ने तो ज्यादा अब क्रिकेट नहीं खेलनी। डेफिनेटली उनका मिसबा वाला फिटनेस लेवल तो नहीं है कि वो 42-43 ईयर्स तक वो जो है क्रिकेट खेल पाएंगे। मुश्किल से 1-2 साल और खींच लेंगे वो। तो जब तक आप नसीम शाह को उनका वाइस रखें टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और मैं ये कहता हूं कि उनसे T20 क्रिकेट के अंदर ना ये रिस्क लिया जा सकता है कि T20 क्रिकेट की कप्तानी जो है वो नसीम शाह को दे दी जाए, या फिर व्हाइट बॉल की टोटली कप्तानी नसीम शाह को दे दी जाए और देखा जाए क्या होता है। देखें, अगर आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, तो आपको डिसीजंस भी एग्रेसिव और पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। आपने देख लिया आपके पास जो चॉइसेस हैं और जिन लोगों को आप एज अ वाइस कैप्टन ग्रूम करते आ रहे हैं, उन लोगों का क्या हाल है। तो अब आपके पास चॉइस और कोई टीम में नहीं बनती। आप सऊद शकील या इफ्तिखार अहमद को तो कप्तान बनाएंगे नहीं। नसीम शाह आपका वो बॉलर है जिसने बड़े बड़े बल्लेबाजों को जो है ना, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, हर जगह हिला के रखा हुआ था। और कंडीशंस पे भी डिपेंड नहीं करता वो बॉलर, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, वो हर जगह बैट्समैन को परेशान कर रहा है। हाँ, उसका एवरेज थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसको विकेटें थोड़ी कम मिलती हैं, लेकिन उसके प्रेशर बनाने की वजह से ही सारी विकेटें दूसरे लोग लेकर जाते हैं। तो इस बात पे, इस डायरेक्शन में हमें सोचना होगा अभी से। मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि बाबर आजम को जो है, मेरी किसी बात का मकसद, मेरा कोई पर्सनल उससे जायदाद का झगड़ा नहीं है मेरे भाई। मेरा मसला यह है कि मेरे लिए मुल्क से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो जावेद मियांदाद हो। मुल्क के लिए जब आप खेल रहे हो तो आप उसी वक्त तक खेलोगे जब तक आप अच्छा परफॉर्म करोगे या आप अच्छी एफर्ट दोगे। तो जब ये दो चीजें नहीं नजर आएंगी तो एक वक्त तक तो आपको सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली ये सोचा जाएगा कि यार व्हाट काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट्स वी हैव। ठीक है ना, क्योंकि यार हम जो है इन प्लेयर्स को सर पे बैठाते हैं, इनको इतना सपोर्ट देते हैं, इनको पर मंथ इस वक्त जो है 1 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट इनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलाकर, सब कुछ मिला मिलूकर इतने इनको पैसे दिए जाते हैं पाकिस्तान जैसी कंट्री में। तो यार हमारा इतना तो हक बनता है ना कि हम इनसे इतनी डिमांड करें कि तुम ग्राउंड में जाकर कोई एफर्ट तो करो, तुम अपनी स्किल्स तो इंप्रूव करो, कोई इंटेंशन तो सिंसियर नजर आए ना तुम्हारी। हमें वो अब नजर नहीं आ रही, वो आनी बंद हो चुकी है अब। ठीक है, तो यार इट्स द राइट टाइम कि हमें ये कॉल लेनी पड़ेगी और हमें एग्रेसिव और पॉजिटिव होकर सोचना पड़ेगा, अकल को साथ रखते हुए, और हमें इसी तरह एक नए प्लेयर को ग्रूम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इस वक्त नसीम शाह से बेहतर चॉइस और कोई नहीं है। आप लोग भी सोचिएगा और शायद हो सकता है कि आप में से मेजॉरिटी जो है वो मेरी बात से खुश भी हो और मेरी बात से एग्री भी करे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के चांसेस पे। पाकिस्तान के देखें चांसेस बहुत ब्राइट हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं पाकिस्तान ने, ठीक है पाकिस्तान हार गया और पाकिस्तान को अगले 4 मैचेस जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ही वो टीम है जो ये कर सकती है, इंग्लैंड नहीं कर सकती। और देख लिया आपने हशर इंग्लैंड का आज श्रीलंका के हाथों कि एक दफा वो टीम डाउन हो गई तो बस वो डाउन लग गई। पाकिस्तान के साथ उल्टा हिसाब है, पाकिस्तान कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग करती है।
पास्ट में भी पाकिस्तान के यही रिकॉर्ड है, पाकिस्तान करती रही है और मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूं कि पाकिस्तान दोबारा कमबैक करेगी। अब आप सवाल करेंगे यार स्किल्स तो है नहीं, ओ भाई जब कमबैक पाकिस्तान करती है ना तो स्किल पे नहीं करती, जोश पे करती है। उस वक्त वो आउट ऑफ स्किन जाकर खेलते हैं। जो बैट्समैन छक्के नहीं मारता वो छक्के मारना शुरू कर देता है। जिस बॉलर से स्विंग नहीं होती उसकी स्विंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक और नेचुरल सा कुछ होता है जिसका शायद प्लेयर्स को भी ना पता हो, लेकिन ऐसा होता है। इसकी कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, पाकिस्तान ऐसा कई बार पहले कर चुकी है। तो पाकिस्तान के पास अब भी पूरी सलाहियत है कि वो ऐसा कर सकती है। तो आई होप कि पाकिस्तान ऐसा करे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कामरान अकमल नहीं हूं यार कि ये बोलूंगा कि पाकिस्तान अल्लाह करे अगले 4 मैचेस हार जाए, वरना भाई ऐसा क्यों हो। आप मैचेस बेशक जीतो, लेकिन जब आप मैचेस जीतते हो तो व्हाई डू यू ब्रश एवरीथिंग अंडर द कारपेट। आप ये क्यों नहीं देखते कि आप मैचेस जीते कैसे हो और मैचेस हारे कैसे हो। हमारे यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम ये देखना ही नहीं चाहते कि रिजल्ट आया किस वजह से। हमने एक दफा रिजल्ट देख लिया, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम को ले डूबा है, या पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूबा है, कि हम जब जीतते हैं तो जीत में ये नहीं देखते कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं, और जब हार जाते हैं ना हम, तो बस उसके बाद तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे बुरा और कोई है ही नहीं। पॉजिटिव नहीं देखते उस वक्त। ये देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको किसी टीम को बनाना है तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किसी भी लेवल पे वो टीम खेलती हो। और जब तक आप सिर्फ रिजल्ट्स पे ही तकिया करते रहोगे ना, कुछ ठीक नहीं होने वाला पाकिस्तान के अंदर। तो भाई अच्छा है पाकिस्तान चारों मैच जीते, सेमीफाइनल खेले, सेमीफाइनल भी जीते, फाइनल खेले, फाइनल भी जीते, वर्ल्ड कप जीत कर आए पाकिस्तान। मैं ये कहता हूं इंडिया में वर्ल्ड कप जीत कर आए। लेकिन उसके बावजूद जो गलतियां हैं और जो गलतियां हो चुकी हैं वो ब्रश अंडर द कारपेट नहीं होनी चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए और उन पे उनका एनालिसिस होकर उनके हिसाब से पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए डिसीजंस लिए जाने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस यही मेरा कहना था। आगे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा इसको, मेरे से कमेंट में इंटरेक्ट कीजिएगा। अगर आपको मेरी किसी बात पे एतराज है तो जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। देखें, सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, मैं इनकरेज होता रहूंगा। आपके लिए क्लिक की बात है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप अगर मुझे इंकरेज करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला कर दूंगा, चाहे वो क्रिकेट का पे एनालिसिस हो, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट खेलने के हिसाब से बहुत सारी। मैं कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूं कि आपको टिप्स दूं कोचिंग की, बट जो मैं जानता हूं मैं वो जरूर आपसे शेयर करूंगा। और यहां पर लोकली क्रिकेट में जो हो रहा है मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करते रहिएगा। नाउमीद नहीं होइएगा, दुआ करते रहिएगा कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते, और पाकिस्तान जीत सकता है क्योंकि पाकिस्तान ही वो टीम है जिसके अंदर ये सलाहियत है कि वो यहां से भी वर्ल्ड कप जीत सके। थैंक यू वेरी मच।